आज से ठीक 9 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की खौफनाक और मनहूस सर्द अंधेरी रात में 6 हैवानों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने एक झटके में एक मासूम सी लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इस वारदात ने पूरी दिल्ली के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। इस घटना को सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है, आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं और कईयों को अपनी बच्चियों को लेट नाइट घर से बाहर भेजने में डर लगता है। ये वो वारदात है जिसमें एक चलती बस में 23 साल की मासूम सी लड़की के साथ 6 हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थीं। पहले तो इन 6 हैवानों ने उस मासूम सी लड़की को लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा, फिर उसका कई बार रेप किया और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में उसी रॉड को डाल दिया, जिससे उस मासूम के प्राइवेट पार्ट में इतनी सीरियस इंजरी आई जिसकी वजह से निर्भया ने सिंगापुर के एक अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। आज के एपिसोड में हम निर्भया केस की बात कर रहे हैं। संभव है कि आपने भी अब तक कई बार निर्भया केस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन निर्भया की कहानी में कुछ ऐसे अनसुने पहलू छुपे हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। हम आपको उन बारीकियों के बारे में भी बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि निर्भया का बलात्कार करके भी एक नाबालिग दरिंदे को फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई और आज वो दरिंदा किस हालत में है। निर्भया के साथ जो कुछ भी हुआ था वह दिल दहला देने वाला था। दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ व्यूज और लाइक्स हासिल करना नहीं है, बल्कि आपको सच्ची और निष्पक्ष जानकारी देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी कहानी की गहराई में उतरते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उस रात निर्भया और उसके दोस्त के साथ होने वाली दरिंदगी के बारे में। चूंकि भारतीय कानून प्रेस को बलात्कार पीड़िता का नाम प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए पीड़िता को व्यापक रूप से निर्भया के नाम से ही जाना गया, जिसका अर्थ है निडर, और उसका संघर्ष और मृत्यु दोनों ही दुनिया भर में बलात्कार के खिलाफ महिलाओं के प्रतिरोध का एक प्रतीक बन गई। तो हम भी हमारे आज के एपिसोड में उन्हें निर्भया के नाम से ही संबोधित करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे हत्याकांड YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि जुर्म की दुनिया की अनसुनी दास्तानें आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। निर्भया और उसका दोस्त अवनींद्र प्रताप पांडे 16 दिसंबर 2012 की रात को 7 तलाश फिल्म देखने जाने का प्लान बनाते हैं। जब वह साकेत के PVR सेलेक्ट सिटी वॉक सिनेमा हॉल पहुंचते हैं तब तक वहां काफी भीड़ हो जाती है और इन्हें फिल्म का टिकट नहीं मिल पाता है। इसलिए दोनों तलाश फिल्म के बजाय लाइफ ऑफ पाई नाम की फिल्म देखने का फैसला करते हैं। फिल्म देखने के बाद घर लौट रहे थे, तब ये दोनों सोचते हैं कि मुनिरका तक दोनों ऑटो से चलकर फिर आगे मुनिरका से द्वारका बस से चले जाएंगे। तब उन्होंने मुनिरका बस स्टैंड तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा लिया। फिर मुनिरका बस स्टैंड पर ऑटो से उतरकर वे दोनों बस का इंतजार करने लगे। मुनिरका बस स्टैंड पर आने के बाद ये दोनों थोड़ी देर इंतजार करते हैं, मगर इन्हें अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए सही बस नहीं मिलती है और बहुत सारे बस वाले उन्हें मना भी कर देते हैं। हालांकि तब रात के लगभग 9:30 बज रहे होते हैं, तभी एक सफेद कलर की काले शीशे वाली बस वहां से गुजरती है। बस के गेट से एक लड़का चिल्लाते हुए इन लोगों से पूछता है कि कहां जाना है। जवाब में निर्भया का दोस्त कहता है कि द्वारका। बस वाला कहता है कि ये बस वही जाएगी। बस में कुल 6 लोग पहले से ही मौजूद थे। जब बस थोड़ी देर रुककर पैसेंजरों को आवाज लगाकर बस आगे बढ़ने लगी तो निर्भया और उसके दोस्त को तसल्ली हो गई कि बस में सवार बाकी 4 लोग यात्री ही हैं। बस इसी गलतफहमी में दोनों ही बस में निश्चिंत होकर सवार हो गए। बस के अंदर मौजूद एक लड़का इन दोनों से मुनिरका से द्वारका तक जाने के लिए 10-10 रुपए किराया ले लेता है, लेकिन जब यह दोनों टिकट मांगते हैं तो वो बदतमीजी करने लगता है। रात के टाइम दोनों झगड़ा नहीं चाहते थे, इसलिए दोनों चुपचाप होकर बैठ जाते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करने लगते हैं। ड्राइवर थोड़ी दूर तो बस सही रास्ते पर चलाता है, लेकिन थोड़ी दूर बाद ड्राइवर बस को निर्धारित रूप से छोड़कर दूसरे रास्ते पर मोड़ देता है। इस बात का अंदाजा लगते ही निर्भया का दोस्त बस के अंदर मौजूद लोगों से इस बात पर सवाल करना शुरू कर देता है। सवाल का सही ढंग से जवाब देने की बजाय बस का दूसरा स्टाफ
निर्भया को ही परेशान करना शुरू कर देता है और उसके दोस्त के साथ भी बदतमीजी करने लगता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम दोनों आखिर हो कौन, तुम्हारा रिश्ता क्या है और इतनी रात में अकेले क्या कर रहे हो। निर्भया और उसका दोस्त इस बात का जवाब न देते हुए ड्राइवर से गलत रास्ते पर ले जाने पर सवाल उठाते हैं तो बस में बैठे उसके साथी उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। पहले तो वो निर्भया के दोस्त को लात घूंसों से मारते हैं, फिर कुछ लोग उसका मुंह दबाकर बंद कर देते हैं और पीछे से उसके सिर पर लोहे की रॉड से मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। निर्भया के दोस्त को पीट पीट कर बेहोश करने के बाद वो हैवान निर्भया के साथ रूह कपा देने वाली दरिंदगी का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्त को मारने पीटने के बाद जब यह लोग देखते हैं कि वह लड़का बेहोश हो गया है तो फिर बस के उन 5 लोगों निर्भया को बस के पिछले हिस्से में खींच लिया। अब वहां जो कुछ भी निर्भया के साथ हुआ उसे ना हम सोच सकते हैं और ना ही उसे शब्दों में भी बयान कर सकते हैं। सबसे पहले तो इन हैवानों ने निर्भया को रॉड से मारा और फिर बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया जबकि चालक बस चलाता रहा। यह दरिंदगी 2-2.5 घंटे तक चलती रही। निर्भया के दोस्त तो पहले ही लोहे की रोड की वजह से बेहोश हो गया था, इसीलिए वह निर्भया की मदद करने की स्थिति में नहीं था और अकेले 6 लोगों के साथ लड़ना निर्भया के लिए संभव नहीं था। फिर भी निर्भया अपनी पूरी हिम्मत लगाते हुए उन दरिंदों के साथ लड़ती है। उनमें से 3 को काटकर छुड़ाने की कोशिश करती है और उनके शरीर पर काटने के निशान छोड़ देती है। निर्भया खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है मगर अफसोस ऐसा हो नहीं पाता है। ये दरिंदे कई बार बलात्कार करने के बाद उसे दोबारा लोहे की रॉड से पीटते हैं, फिर उसी रॉड को उसके प्राइवेट पार्ट में डाल देते हैं। जब उन सभी दरिंदों का मन भर जाता है तो ये सभी मिलकर निर्भया को बस से बाहर फेंककर उसे कुचलते हुए एक्सीडेंट का रूप देने का प्लान बनाते हैं और उसका दोस्त भी ना बच पाए, इसलिए वो निर्भया के दोस्त के सर पर दोबारा से लोहे की रॉड से वार करते हैं और फिर दोनों को चलती बस से ही फेंक देते हैं। बस के अंदर मौजूद दरिंदे निर्भया और उसके दोस्त की जान लेने की पूरी कोशिश करते हैं मगर वो उनकी जान नहीं ले पाते हैं। इस कारण बस से फेंकने से पहले इन दोनों के कपड़े उतार लेते हैं और इनके पास मौजूद मोबाइल फोन समेत दूसरे सभी सामान ले लेते हैं ताकि उनकी पहचान ना हो सके। रात को करीब 11:30 बजे बस से फेंके जाने के बाद निर्भया का वही दोस्त थोड़ा होश में आने के बाद लोगों से मदद की गुहार लगाने लगता है मगर बहुत सारे लोग उसे इस हालत में देखकर नजरअंदाज करके निकल जाते हैं। काफी मशक्कत के बाद एक अनजान राहगीर इन दोनों को बुरी हालत में देखकर रुकता है, फिर पुलिस को फोन करता है और थोड़ी ही देर बाद पुलिस की एक टीम भी वहां पर पहुंच जाती है और तुरंत दोनों को सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। निर्भया की स्थिति को देखते हुए तत्काल ही इलाज शुरू कर दिया जाता है। हालात इतनी खराब हो चुकी थी कि तुरंत ही उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूर पड़ती है। निर्भया के साथ कितनी बर्बरता की गई थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जांच के दौरान उन 6 आरोपियों में से एक ने स्वीकार किया कि उसने बस में अन्य हमलावरों द्वारा महिला के शरीर से कुछ रस्सी जैसी वस्तु को बाहर निकालते हुए देखा था जिसे उसकी आंत माना जा रहा था। जुनैल ने कपड़ा निकालने के चक्कर में उसने हाथ डाला, कुछ ऐसी चीज थी अंदर से लंबी लंबी सी निकली थी, अतड़िया ही थी कुछ। बस से खून से सनी 2 धातु की छड़ें बरामद की गईं और मेडिकल स्टाफ ने पुष्टि की कि इसी से उसके प्राइवेट पार्ट, गर्भाशय और आंतों को भारी नुकसान पहुंचा था, यहां तक कि आंतों का कुछ हिस्सा फट भी गया था। 19 दिसंबर 2012 को निर्भया की 5वीं सर्जरी के बाद उसकी बची हुई आंत का अधिकांश हिस्सा निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है। कुछ ही घंटे बाद निर्भया के साथ हुई दरिंदगी की खबर मीडिया के जरिए देश दुनिया में भी फैलनी शुरू हो जाती है और जब लोग निर्भया के साथ हुई बर्बरता की कहानी सुनते हैं तो लोग गुस्से से भर जाते हैं। लोग प्रशासन और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ लोग जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की भी मांग करने लगते हैं। बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बाद 26 दिसंबर को तत्कालीन पीएम
मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में सरकारी खर्च पर आगे की देखभाल के लिए उन्हें सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया गया। विरोध प्रदर्शन और निर्भया के लिए देश भर में आंदोलन के साथ साथ देश भर ने निर्भया के लिए दुआ करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन निर्भया की हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही चली जाती है। उसके शरीर का तापमान बढ़कर 102 से 103 डिग्री तक चला जाता है। यहां तक कि इन्फेक्शन भी बुरी तरीके से बढ़ जाता है। इधर सड़कों पर लोगों का निर्भया के लिए आवाज बुलंद कर रहा था, तो उधर डॉक्टर जी जान लगाकर निर्भया को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 29 दिसंबर को निर्भया की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और सिंगापुर के स्थानीय समय अनुसार सुबह के 4:45 पर निर्भया इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। मौत के बाद उसको वापस दिल्ली लाया जाता है और कड़ी सुरक्षा के बीच निर्भया का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन उसका दोस्त अभी भी अस्पताल में ही भर्ती था। बढ़ते दबाव के चलते दिल्ली पुलिस इस घटना की रिपोर्टिंग के 24 घंटे के अंदर अंदर ही कई सस्पेक्ट को सीसीटीवी के जरिए गिरफ्तार कर लेती है। सबसे पहले उस बस के ड्राइवर राम सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और फिर राम सिंह के बयान के आधार पर एक के बाद एक 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। और पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, मुकेश, राम सिंह और एक 18 साल से भी कम उम्र का है जिसकी आइडेंटिटी आज तक डिस्क्लोज नहीं हुई। गिरफ्तार अपराधियों में 30 साल का बस चालक राम सिंह और उसका 26 साल का भाई मुकेश सिंह शामिल था, जिन्हें राजस्थान में गिरफ्तार किया गया था। राम और मुकेश सिंह दक्षिण दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी रविदास कैंप में रहते थे। 20 साल के विनय शर्मा को भी गिरफ्तार किया था, जो एक असिस्टेंट जिम इंस्ट्रक्टर था। और फल बेचकर गुजारा करने वाला 19 साल का पवन गुप्ता, दोनों को यूपी और बिहार से गिरफ्तार किया गया था। पवन गुप्ता की उम्र एक बहुत बड़ा कारण थी, जिसकी वजह से इस केस के ट्रायल को 7 साल लग गए। केस की शुरुआत में पवन गुप्ता के वकील ने पवन को जुवेनाइल की तरह दिखाने की कोशिश की। उनका कहना था कि पवन ने बचपने में आके ये हरकत की है। उसके लॉयर्स ने उसकी एज 18 साल से भी कम प्रूफ करने के लिए कोर्ट से हड्डियों की जांच करवाने की भी मांग करी, पर कोर्ट ने पवन गुप्ता के पिटीशन को कई बार रिजेक्ट किया और पवन के लॉयर्स पर कोर्ट ने कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए 25,000 का फाइन भी लगाया। इनके अलावा 28 साल का अक्षय ठाकुर, जो रोजगार की तलाश में दिल्ली आया था, जो कि औरंगाबाद, बिहार में गिरफ्तार होने वाला अंतिम संदिग्ध था। गिरफ्तारी के समय वह शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था। और आखिरी 17 साल का कानून के हिसाब से एक नाबालिग था, इसलिए उसकी पहचान गुप्त रखी गई थी। हालांकि बाद में खुलासा होता है कि इस नाबालिग का नाम मोहम्मद अफरोज था। अफरोज को आनंद विहार टर्मिनल से गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्टों के अनुसार राम सिंह द्वारा चलाई जाने वाली चार्टर बस को इसकी रंगीन खिड़कियों की वजह से पैसेंजर्स को बैठाने की, यहां तक कि दिल्ली में संचालित करने तक की अनुमति नहीं थी। इसीलिए वो लोग घटना वाली रात को पार्टी करने के मूड में ही घर से निकले थे। ये सभी मिलकर बहुत सारी शराब और खाने पीने की चीजें बस में भरकर एक शिकार की तलाश में बस लेकर निकल जाते हैं। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि निर्भया को अपना शिकार बनाने से पहले इन लोगों ने बस के अंदर एक 35 साल के रामाधीर सिंह नाम के एक पैसेंजर को पहले बस में बैठाया और उसे पीटा गया और उसका मोबाइल फोन और 1500 रुपये नकद लूट लिए गए। फिर उसे पैसे और मोबाइल लूट कर उतार दिया गया। रामाधीर सिंह ने तुरंत ही इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस वालों ने रामाधीर सिंह की बातों को नजरअंदाज कर दिया। अगर पुलिस वाले उसी वक्त उस रामाधीर सिंह की बात पर एक्शन ले लेते तो शायद इतना बड़ा हादसा होने से बच जाता। अपराधियों की पहचान होते ही कार्यवाही शुरू होती है। कार्यवाही के दौरान ही 11 मार्च 2013 को निर्भया केस के प्रमुख आरोपियों में से एक राम सिंह तिहाड़ जेल में सुसाइड कर लेता है, जबकि नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट से केवल 3 साल की सजा हुई थी और इस तरह वह 6 साल पहले तिहाड़ से रिहा हो गया था। बाकी अपराधियों पर बलात्कार और हत्या समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला चला था और फाइनली 13 सितंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा उन चारों को मौत की सजा सुना दी जाती है। ये सभी अपराधी मौत की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करते हैं,
जहां 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद यह सभी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी 5 मई 2017 को फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। इसके बावजूद यह अपराधी एक के बाद एक सभी विकल्प का इस्तेमाल करते हुए बचने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट द्वारा भी इनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी जाती है और फाइनली सभी कानूनी दरवाजे बंद होने के बाद चारों अपराधियों को 20 मार्च 2020 को सुबह के 5:30 पर तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। मेडिकल टीम द्वारा 6 बजे सभी को मृत घोषित कर दिया जाता है। निर्भया के चारों अपराधियों को तो फांसी की सजा हो गई थी, जबकि एक ने खुद ही आत्महत्या कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस नाबालिग अपराधी को 3 साल की सजा पूरी करने के बाद मोहम्मद अफरोज को सुधार गृह से निकालकर बेहद ही गुपचुप तरीके से नई जगह पर भेज दिया जाता है और निर्भया के एकमात्र जिंदा बचे अपराधी को पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद और सिलाई मशीन भी दिलवाई जाती है। इस खबर के बाहर आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि कथित तौर पर निर्भया के साथ सबसे ज्यादा जुल्म इसी नाबालिग अपराधी ने किया था और उसे ऐसे से ही छोड़ दिया गया। इतने शोर, इतने प्रोटेस्ट के बावजूद भी निर्भया का एक रेपिस्ट और हत्यारा आज भी हमारे बीच में खुलेआम घूम रहा है। दोस्तों, निर्भया रेप और मर्डर केस एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था और फिर भी 6 में से सिर्फ 4 को फांसी की सजा दिलवाने में हमारी जुडिशरी सिस्टम को 7 साल लग गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स के मुताबिक इंडिया में आज भी हर रोज 46 रेप केसेस फाइल होते हैं और कहते हैं कि 96% ऑन ऑफ यौन असॉल्ट कभी फाइल होते ही नहीं। दोस्तों, आपके अनुसार देश में बलात्कार के मामलों को कम करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें ताकि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अब तक क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कई अनोखी कहानियों के लिए हमारे हत्याकांड YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।